हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों जो है आप पढ़ोगे क्लास 10 की एनसीईआरटी हिस्ट्री अध्याय 2 जो है आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसका अध्याय का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखिए इसे। भारत में राष्ट्रवाद, इसे पढ़ें। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। ठीक है, ये पिछले वीडियो में आपने देखा यूरोप का राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों की भी उदय हुआ। ठीक, इससे आप अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। ठीक, नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखिए कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। ठीक, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। ठीक है, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न जो है, दमन, साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। ठीक है, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग अलग थे, स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। ठीक, आगे देखें। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत के राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी। ठीक, इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम यह देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। ठीक, चलिए यहाँ पे चित्र नंबर 1 आप देख रहे हैं दोस्तों। 6 अप्रैल 1919 का ये समय आपको डेट है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। ये देखिए कितना बड़ा जुलूस आप देख पा रहे हैं, पूरा पटा हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ पे राम भरोसे हिंदू हॉस्टल, अच्छा ये देखिए वही तो हुजूम आप देखिए दोस्तों, कितनी संख्या में लोग जो है रोड पे दिख रहे हैं। चलिए अब आ जाइए। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। ठीक, इसे दोस्तों आप लोग देखें, समझें इसे। 1919 ईस्वी के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलाव को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या जो है परिणाम हुए, है ना। ध्यान दें,
1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों पर फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम होंगे, परिणाम हुए, ठीक है। और देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति पैदा कर दी थी, ठीक है। विश्व युद्ध ने क्या किया, नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, ठीक है। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती, ठीक है, किया गया, जिसके कारण जो है ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, ठीक है। जबरन भर्ती, भाई ये क्या है, देखिए इसे समझिए। जबरन भर्ती, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। यानी आपका जो है मन नहीं है सेना में जाने का, जबरदस्ती जो है उस समय जो जिनकी इच्छा नहीं है सेना में जाएं, उनको भी पकड़ करके सेना में जो है भर्ती कर दिया जा रहा है, ठीक है। 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 ईस्वी की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग जो है मारे गए। सोचिए कितनी संख्या में लोग मारे गए हैं। आगे देखें, लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का नया ढंग, नया तरीका पेश किया, सत्याग्रह पर विचार। चलिए ये आप देखें। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल विधि सरकार से सफलतापूर्वक लुहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। उसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है, ठीक है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देखें, चित्र नंबर 2 आप देख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक ट्रस्ट में गुजर रहे हैं। 6 नवंबर 1913 ईस्वी का ये आप जो है देख रहे हैं, फोटो में समय है। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी ने मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल विधि कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। यहाँ पे सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के जो विचार हैं उसे आप देखिए। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात कही गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था।
सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य की आत्मा पर आधार होना चाहिए, इसलिए बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, उसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा सत्याग्रह पे क्या गांधी जी के विचार थे, ये आपने देखा। ठीक है, भारत के बाद अंग्रेजों ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले में किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे। ठीक है, समय क्या है 1918 का। चलिए अब आ जाइए अगला, रॉलेट एक्ट। ये आप देखिए, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल बंद करने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। ठीक, इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू किया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। ठीक, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे। तो अब देखिए, विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण यहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और आते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। सोचिए, बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय भाव पैदा करने के एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांबाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और
आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मानने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। गांव गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलता देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, चित्र नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पंजाब 1919 का ये सीन देख रहे हैं। सिपाही हैं और ये देखिए घसीट कर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है जनता को। भले ही रालट एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। ठीक है, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कलकत्ता की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, असहयोग ही क्यों? अब आइए इसे देखिए। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी के सहयोग के इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना असहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देखिए, आप जो है जैसे जितना अंग्रेज की मात्रा कितनी थी, जो लगान था वो अंग्रेज को भारतीय ही देते थे। किसान हैं उन्हीं से ये लगान वसूल करते थे, इन्हीं से काम कराते थे, इन्हीं से जो है इनको जबरन सेना में भर्ती किए हैं, है ना, इन्हीं से सारी व्यवस्था करा रहे हैं और बाकी पैसे ढो करके ये पहुंचा रहे हैं, ब्रिटेन में पहुंचा रहे हैं, है ना। तो वही गांधी जी कर रहे हैं कि अगर जो है असहयोग कर दें। अच्छा, आप सोचिए, जैसे गांधी जी का कहना था कि असहयोग कर दें। अगर सोचिए पूरा एक तरफ भारत अगर जो है मना कर दे कि हम काम नहीं करेंगे आपके लिए, एक पूरा भारत एक तरफ उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम तक के पूरे भारत अगर एक साथ जो है यहाँ पे देखिए असहयोग कर दें। सहयोग यानी हम आपका कोई काम नहीं करेंगे, कोई रेल चाहे जो भी है, सेना से लेके चाहे जो भी, सब एक तरफ हाथ उठा के कह दें, मना कर दें कि हम नहीं करेंगे आपका काम। फिर आप बताइए कि क्या अंग्रेज ठहर पाते? तो क्यों ये अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे कि भारत के कई शासक और कई लोग जो है अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है अंग्रेज टिके हुए थे। अब वही गांधी जी कह रहे हैं कि अगर ऐसे असहयोग कर दें तो जो है मुश्किल हो जाएगी अंग्रेज को यहाँ रहना, टिकना यहाँ एकदम मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखिए, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। ये देखिए, अब क्या कर रहे हैं, असहयोग कैसे करना है, चरणबद्ध तरीके से काम करना है। पहले पदवियां लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, देखिए पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए।
अब आपने बहिष्कार शब्द आपने देखा, बहिष्कार क्या है? किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल में इनकार करना आमतौर पर विरोध का एक रूप होता है। ठीक। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सबने अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। ठीक है। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। ठीक। कांग्रेस बहुत सारे लोग इन प्रस्ताव पर शंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन से लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग विचार को किस तरह समझा, आप देखें। यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 4, विदेशी कपड़े का बहिष्कार हो रहा है। देख रहे हैं, जुलाई 1922 का ये समय है। विदेशी कपड़ों पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। ठीक। यहाँ पे देखिए लोग बहिष्कार करते हुए। चलिए अगला देखिए, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अगला पॉइंट आप समझिए, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 से ईस्वी में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंपे। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। ठीक। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। अब भाई ये पिकेटिंग क्या है? देखिए यहाँ पे इसको समझिए। पिकेटिंग को प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे कहते हैं क्या? पिकेटिंग। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला, लोग आयातित कपड़े छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। ठीक। कुछ समय बाद शहरों के यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसमें कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। गरीब उसे नहीं खरीद सकते। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार में भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के साथ उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। ठीक है। अब क्या हो रहा है? देखिए, विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अब आइए आगे, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अब इसे देखें। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए।
आगे देखें, अवध में जो है, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। अब देखिए, गिरमिटिया मजदूर, ये गिरमिटिया मजदूर क्या है, ये शब्द क्या है, इसे आप समझिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इसके बाद गिरमिटिया कहा जाने लगा। समझ गए? औपनिवेशिक शासन के दौरान, जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे के दौरान, लोगों को काम करने के लिए कहाँ ले जाया गया? फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट, अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी से जो है, और जो है देखिए, इसे क्या कहा जाने लगा? गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक। और एक शब्द है दोस्तों, आप देखिए, बेगार। बेगार क्या है? बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, ये हो गया जो है बेगार, है ना। और देखिए, उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। किसानों से भारी भरकम लगान, तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदारों के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था, ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम हो जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी का बंद फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में उसे पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला, तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान किया था कि जब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं से सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी और संदेश और स्वराज के विचार पर कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इनसे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे थे। सरकार उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती। राजू के व्यक्तित्व में चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को गांधी
खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गूडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके। 1928 में आप देखिए वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से ही जाना जाता है। यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व की तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ। इससे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था, उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चिंत लोगों जैसा था। पता ही नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा। अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा में हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया। इस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए। मैंने देखा कि आसपास बैठे और खड़े किसानों ने मेरे कम उत्तेजित और मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह क्षण बीत गया। मैं पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। उन सब से और ज़्यादा सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। बगानों में स्वराज। चलिए देखिए, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन्हें चरदीवारी से अब चाहे आ जा सकते हैं। उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 ईस्वी के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। इजाज़त उन्हें बेले ही कभी मिलती। अब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपनी अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिया, अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो एक अखिल भारतीय आंदोलन में भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब भी महात्मा गांधी का नाम लेने का काम करते थे या अपने आंदोलन में कांग्रेस के आंदोलन जोड़ने देखते थे, तो वास्तव में ऐसा आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। चित्र नंबर 5 आप देखिए, चौरी चौरा 1922। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा बाजार में गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना में सुनते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। चलिए आगे देखिए, सविनय अवज्ञा की ओर। इसे देखिए, फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों के व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 ईस्वी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना
यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्थान नहीं हैं। ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी। 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी, निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल गुजरने लगे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन के नई टोरी सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन था, पर सुझाव देते थे। इस आयोग एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। ठीक, यहाँ पे साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले कई जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। यहाँ पे चित्र नंबर 6 आप देख रहे हैं दोस्तों, इलाहाबाद के कांग्रेस के नेताओं की बैठक है। 1931 का ये समय है। महात्मा गांधी के अलावा आप देख रहे हैं महात्मा गांधी यहाँ पे हैं मिडिल में, इस तरफ बैठे हैं, और अलावा आप सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बाएं आप देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू सबसे दाएं हैं। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस बाएं से 5वें हैं, ये आप देखिए। और देखिए सुभाष चंद्र बोस बाएं से 5वें को भी देख सकते हैं आप, तो सारे नेता आपको दिख रहे हैं इस फोटो में। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बहुत दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के अमूल्य विचार रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जुड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई रास्ता ढूंढना था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह अहरणीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले, जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास था यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इस अधिकारों से वंचित करता है और दबाती है तो जनता को भी सरकार बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रिटानी ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया बल्कि उससे जनता का शोषण किया और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट किया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये आपका है शपथ, क्या है, स्वतंत्रता दिवस की शपथ है 26 जनवरी 1930। ठीक, अब आ जाइए नमक यात्रा
और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे दोस्तों आप लोग देखें। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। देख रहे हैं ना, सबसे ज़रूरत की चीज़ क्या दिख रही है आम जनता को? नमक। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगें थी, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उत्पादन पर सरकारी जागीरदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। वह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हज़ारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया, लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। अब ये देखिए, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैली तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। ठीक है, पिकेटिंग अभी मैंने आपको बताया, जो मतलब किसी भी दुकान या शॉप है उसके रास्ता जो है बंद करके बैठ जाना। ठीक है, तो वो है पिकेटिंग। किसानों ने लगान और चौकीदारी चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने, मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। ठीक है, चित्र नंबर 7 दोस्तों आप देख रहे हो दांडी मार्च करते हुए। यहाँ पे आप देख रहे हैं गांधी जी को देख रहे हैं मिडिल में। ठीक है, तो नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए। ठीक है, 78 लोगों से स्टार्ट हुआ। ये जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे वैसे लोग जुड़ते रहे इसमें। इस घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो विशाल भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिसों की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने के भर बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले जो है शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए और तो बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को जो है क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। ये देख रहे हैं आप चित्र नंबर 8, सत्याग्रहियों पर हमला करते हुए पुलिस। ये देख रहे हैं पुलिस और सत्याग्रहियों पर हमला कर रही है। महात्मा गांधी एक बार फिर आंदोलन वापस लिया। 5 मार्च 1931 को इन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर
दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहले गोलमेज सम्मेलन का जो है कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोक लगाने के सख्त कदम उठाए गए। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन दोबारा शुरू किया। साल भर आंदोलन चला, लेकिन 1934 ईस्वी में आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। ठीक, यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 की सूचना आप देखें। क्रांति की इस पूजा विधि पर हम अपना यौवन नैवेद्य रूप में लाए हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं ने भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयाँ करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया। लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ठीक, क्रांति जो है मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, उसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रतीक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए, इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करते हैं। क्रांति की इस पूजा विधि में हम जो है यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बम कांड सेशन कोर्ट में बयान। 6 जून 1929 दिल्ली में भगत सिंह और उसके साथियों के दस्तावेज। जगमोहन सिंह, चमनलाल, उदित राजकमल पेपर जो है, नई दिल्ली 2005। तो ये हो गया। आज ये आप आगे देखें, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। अब इसे आप समझिए जो है। आइए देखिए कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। इसे आप देखिए। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने का कारण व्यापार में मंदी, गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। उनकी नगद आय खत्म होने लगी थी। उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया। कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ जो है लड़ाई थी। लेकिन 1931 में लगानों में घटे बिना आंदोलन वापस लिया। ठीक है, ध्यान दें। यहाँ से उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट करने और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन अब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, वे उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी की लंबी खींची
और नगद आमदनी गिरने लगी। छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना है उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया। उनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और ज़मींदारों की नाराज़गी के भय में से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन के समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। ठीक है, पहले विश्व युद्ध में दौरान क्या हो रहा था? भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और ताकतवर हो चुके थे। ठीक है, अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्ट्रगलिंग विदेशी विनिमय अनुपात में चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जी.डी. बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते हैं जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी, व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उग्र गतिविधियों का भय था। लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आते रहे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को, कम वेतन, खराब कार्यस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई मोड़ दी। 1930 ईस्वी में रेलवे कामगारों को और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 के छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर हो जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, ठीक, और विदेशी कपड़ा व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों में महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। ठीक है, गांधी जी के आह्वान बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पदों पर औरतों की जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उसकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। ठीक, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं दोस्तों, चित्र नंबर 9। राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में
पहली बार घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में जो है आई थी। इस चित्र में आप बच्चों को गोद में लिए बहुत सारी ज़्यादा उम्र की वाली औरतों माओं को भी जुलूस में देख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को आप देख लीजिए। 1918-19 बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। अप्रैल 1919 में क्या हो रहा है, रालेक टेट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनवरी 1921 में क्या हुआ, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू। फरवरी 1922 चौरी चौरा, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। मई 1924 अल्तूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ। दिसंबर 1929 में देखिए लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। 1930 अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। मार्च 1930 गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। मार्च 1931 गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक है। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः जो है प्रारंभ। तो ये सारे आप डेट थे, इसे आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो जो है एग्ज़ाम में जो है समझने में आसानी रहेगी पेपरों को। चलिए आगे देखिए, सविनय अवज्ञा की सीमाएं दोस्तों। अब आप लोग देखिए, अगला पॉइंट है, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती और अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों को काम में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ करते थे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का ध्यान राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग अलग निर्वाचनों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलित को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह खास तौर से दिखाई देती है जहां उनका संगठन काफ़ी मजबूत था। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों की दलित एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का सवाल जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में ईस्वी में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इंग्लिश में डिप्रेस्ड है ना क्लासेस एसोसिएशन आप देख रहे हैं में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। किनका? डॉक्टर अम्बेडकर का। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय बात मान ली और सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उसके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि ही देखता रहा। ठीक,
यहाँ पे दोस्तों आप चित्र नंबर 10 देख रहे हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद सेवाग्राम आश्रम, वर्धा 1935 का ये आप फोटो देख रहे हैं। गांधी जी, नेहरू और ये जो आपके हैं मौलाना आज़ाद इधर हैं, ठीक। और देखिए और क्या हो रहा है, भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों को एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। उनमें से कई शहरों में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ जो है क्या हो रहा है, दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम ने एक बार फिर संगठन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी जो है विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना कहना था कि अगर मुसलमान को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं तो और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व की सवाल पर बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एस.आर. जयकर ने समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों का खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे पर समाधान सारी समस्याएं समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस के कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या की वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। स्रोत घ आप देखें दोस्तों, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा हेतु देश से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग जो आवाज़ उठी उसका बौद्धिक औचित्य उसके इसी बयान पर उपजा। उन्होंने जो कहा इस प्रकार था, मुझे यह कहने से ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है, कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण या स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाएगा, वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीकों से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। इस सिद्धांत की असंकुचित सांप्रदायिकता की भावना से ही नहीं उपजा। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है, ठीक है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का आगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो उसके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा। लेकिन मैं सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ और मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसे मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य और अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे बनाया है। इस प्रकार हमें मौजूदा चेतना में पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में क्या किया है, समो दिया है ना। ऐसे में उच्चतर आयाम में सांप्रदायिक भारत जैसे, ध्यान दें, ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिक भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं हैं, ठीक है। भारत के सामुदायिक समूहों को मान्यता के लिए बिना वहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों को और उठ रहे मांग बिल्कुल सही है।
हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्ची राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। भारत नस्लीय और धार्मिक विशेषताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर हैं। उन पर भारी कर्जे हैं, ख़ासतौर से पंजाब में। कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का क्या अर्थ क्या है। ठीक, तो आ जाइए अगला देखिए दोस्तों, सामूहिक अपनेपन का भाव। अब इसे आप लोग देखें। ये देखिए चित्र नंबर यहाँ पे 11 आप देख रहे हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक 20वीं सदी की शुरुआत की ये आप तस्वीर है देख रहे हैं। ध्यान से देखें, तिलक की एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। एकता के प्रतीकों से जो है तिलक घिरे हुए हैं। चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, ये देखिए आप मंदिर और देखिए चर्च, मस्जिद चित्रित किए गए हैं। देखिए मंदिर हो गया और जो है मस्जिद टाइप का ये दिख रहा है। हाँ, मस्जिद ये आपका है। और देखिए ये भी आपका जहाँ तक है चर्च ये है आपका, है ना। तो दिख रहे हैं जो है घिरे हुए। आगे देखें, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोगों में यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे की एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क की एक यथार्थ का रूप लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। इसके अलावा सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी हैं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। ठीक है, इतिहास व साहित्य, लोक कथाओं व गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने का अपना योगदान दिया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। देखिए चित्र 1। इससे लोगों को एक छवि ऐसी इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने की में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान में भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। 1870 ईस्वी के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में ये चित्र 12 आप देख लीजिए, यही वो चित्र है। ये देखिए यहाँ पे है ना, भारत माता का ये चित्र बना हुआ है। तो ये चित्र में क्या बात है आप देख लें। भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर 1905। ध्यान से देखें तो यहाँ दर्शाया गया है कि माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही हैं। ये देखिए शिक्षा, ये देखिए शिक्षा, भोजन, ये देखिए कपड़े, है ना, दे रही हैं। एक हाथ में माला उनके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। देखिए एक हाथ में माला भी है, देख रहे हैं ना, किताबें हैं, माला है, फसल है, कपड़े हैं, है ना। तो ये भारत माता दे रही हैं। अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्रशैली विकसित करने का प्रयास किया जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। ठीक,
इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर देवी आध्यात्मिक गुणों में युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर इस छवि बड़े पैमाने पर तस्वीरें उतारा जाने लगा। विभिन्न विभिन्न कलाकार इस तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों, जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि कहानियाँ हमारी परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं, बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने, अपनी अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित। उनका मानना था लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं चित्र नंबर 13। जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय चित्र आपके सामने है। इस चित्र में नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे के हृदय के पास रखे दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए भारत माता का नक्शा। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेताओं को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना उभरने के लिए इस तरह के चिन्ह प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह तिरंगा सफ़ेद, हरा, लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी। स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। ठीक है, यहाँ पे चित्र नंबर 14 दोस्तों आप लोग देखिए। भारत माता का ये देखिए फोटो बना हुआ है। भारत माता की यह छवि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है। ये देखिए आप, त्रिशूल है यहाँ पे, है ना, और हाथी और शेर बीच में खड़े हैं। ये देखिए, शेर इधर है, हाथी इधर है, खड़ी है ना, और वह जो है ये बीच में भारत माता खड़ी हैं यहाँ पे। ये दोनों ही शक्ति की और सत्ता की प्रतीक हैं। इतिहास की जो है पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगी कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए आदिम लोग हैं जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोगों को अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया। कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि महान युग के बाद पतन का समय आया, भारत को गुलाम बना लिया गया। राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों का गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष मार्ग अपनाकर आह्वान किया जाता था। लोगों को एकजुट करने और कोशिशों की समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरव गान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे प्रतीक
हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। ठीक, स्रोत अंगा को आप देखिए, पुराने ज़माने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्यवंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित थे। जब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं तब इस ज़माने में हिंदू विजय के लिए निकलते और ततार चीन और देशों को विजय पताका फहराते। अब एक क्षुद्र में द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। चलिए आ जाइए निष्कर्ष को आप देख लीजिए। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता की साझा संघर्ष खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष, परेशानियों को स्वतंत्रता संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सब ने के लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया। एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए, यही वजह था कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर छूने के बाद बिखराव के आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाला बहुत सारी आवाज़ों का क्या था, पुंज था। बहुत सारी आवाज़ों का क्या था, पुंज था। यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 14, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का ये जुलूस आप देख रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, अब इसे आप देखें ले, ये क्या है, क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष जन्म दिया। ठीक है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की, राष्ट्रीय गीतों नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशफ अली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ, उड़ीसा में रमा देवी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने के 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। दिख रहे हैं, अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल का प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में कितना लग गया, 1 वर्ष से भी अधिक समय इसमें लग गया। ठीक है, तो भाई ये आपका अध्याय कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो आज आपने इस वीडियो में पढ़ लिया है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, अध्याय 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आगे का अध्याय जो है दोस्तों आप जो है अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर कोई सलाह हो तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा तेज़ आपको बता रहा हूँ तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट में बताइएगा। अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। और अच्छा लगा यार तो लाइक करिए, शेयर करिए
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।